नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस ढको पट्टी प्रतापगढ़ की तरफ से जीजे ऑनलाइन स्टडी आप सबका स्वागत करता है। तो बायो के बारे में आज बताया जाएगा सभी को। जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए जो एनसीईआरटी पैटर्न के पाठ्यक्रम पर आधारित है। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, चाहे जो कोई भी बोर्ड होता है, सारे के बोर्ड जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर, आसाम को छोड़ करके सारे एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित हैं। इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको बनने वाली जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। नोटिफिकेशन जो है वो आप सबको प्राप्त हो सके, इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो हम सबसे पहले आप सबको बताएंगे जीव विज्ञान कक्षा 12 का पाठ्यक्रम जो है, जिसमें एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को रखा गया है। अब इसमें व्यवस्थित किए गए सारे चैप्टर्स के बारे में, सारी यूनिटों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जो जीव विज्ञान है कक्षा 12 का वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जिसको कुल मिलाकर के 5 यूनिटों में बांटा गया है। जो पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट, तीसरी, चौथी और पांचवी। पहली यूनिट इसका है जनन, दूसरा है अनुवांशिकी और विकास, और तीसरा यूनिट है इसका जीव विज्ञान और मानव कल्याण। चौथा यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके अनुप्रयोग, और पांचवा है परिस्थिति एवं पर्यावरण। तो ये 5 यूनिटें हैं जिसके अंतर्गत अध्यायों, चैप्टर जिसको कहते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को रखा गया है। अब यूनिट क्या है? यूनिट जो है जिसमें किसी एक क्रिया के बारे में, एक निश्चित पाठ्यक्रम के बारे में व्यवस्थित किया जाता है, तो वह यूनिट कहलाता है। अब इसमें बताया गया जैसे जनन। अब जनन जो है, जनन से ही संबंधित सारी चीजें रखी जाए, जिसमें वही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। अब एक इकाई के अंतर्गत पहली इकाई जनन है। जनन में 4 यूनिटों को रखा गया, 4 अध्याय को रखा गया, सॉरी 4 अध्याय को रखा गया है। अब ये चारों अध्याय जो है जनन से ही रिलेटेड हैं, यानी ऐसे अध्याय जो क्या हो, जनन से ही रिलेटेड हो, जनन से ही संबंधित हो या इसी से संबंधित हो, तो उन्हीं को एक यूनिट में रखा जाता है। चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। फिर इसमें बताया कि सबसे पहली यूनिट क्या है? जनन है। अब इसमें पहली यूनिट में क्या रखा गया? अध्याय फर्स्ट को जीवों में, अध्याय फर्स्ट में क्या रखा गया है? जीवों में जनन। अब जीवों में जनन जो होता है, जैसे आपको बताया गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन के द्वारा क्या संतान उत्पत्ति करते हैं, जिससे अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। अब इसके लिए क्या होता है? सभी जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं? जनन करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन दूसरा चैप्टर इसका है। दूसरा क्या बताया गया? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस तरीके से होता है? अब तक इससे पहले वाले अध्याय में देखा गया कि जीवों में जनन, अब चाहे वो एक कोष की हो, चाहे वो कोष की हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो ना, इस तरीके से उसमें जन्म की क्रियाएं देखी जानी होती हैं। तो इसमें जीवों में जनन में आप देखेंगे। और उसके बाद दूसरा अध्याय जो होगा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म किस तरह से होता है, अब हम पादपों में देखेंगे। अब पुष्पी पादप जो होते हैं उसमें लैंगिक जन्म की क्रिया को देखने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें मेल पुष्प एंड फीमेल पुष्प, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या संलयित होते हैं, संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं, तब जाकर के इसमें लैंगिक जन्म की क्रिया पूरी होती है। तो अगला तीसरा अध्याय मानव जनन दिया गया है ना। मानव जनन में हम मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के इसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। इनमें नर और मादा जो होते हैं, शुक्राणु, नर के माध्यम से शुक्राणु, इसे स्पर्म कहा जाता है, और मादा के माध्यम से अंडाणु, इसे ओवा कहा जाता है। दोनों निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा आपस में
में मिल करके इसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, इसे जाइगोट कहते हैं। अगला बताया गया है जनन स्वास्थ्य। नेक्स्ट अध्याय इसमें दिया गया है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। अब जनन स्वास्थ्य के माध्यम से आप ये जानेंगे कि जनन से संबंधित होने वाले जो रोग हैं, अब इससे कैसे बचा जा सके, उसी क्या कहते हैं जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। इसके जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम जनन से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सके। तो अगला यूनिट आपका दिया गया है अनुवांशिकी और विकास। अनुवांशिकी और विकास के अंतर्गत ये यूनिट है अनुवांशिकी और विकास। अब अनुवांशिकी और विकास के अंतर्गत जो पांचवा अध्याय, 4 अध्याय हमने यहाँ अध्ययन किया, अब पांचवा अध्याय होगा वंशागत की विविधता का सिद्धांत। वंशागत के विविधता का सिद्धांत। अब इसमें बताया गया आपको वंशागत, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद उसमें विविधताएं किस तरह से आती हैं, वेरिएशन किस तरह से उत्पन्न होता है। जैसे वंश, जैसे जो लक्षण माता पिता से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन विविधता क्या है, वेरिएशन क्या है? अब इसमें उनके द्वारा जैसे माता पिता के अलावा कुछ लक्षण इसमें और आते हैं ना, जिसे क्या कहा जाता है, विविधता कहा जाता है, वेरिएशन कहते हैं। तो आप 5वें अध्याय में पढ़ेंगे वंशागत के विविधता का सिद्धांत। फिर अगला अध्याय आपको पढ़ना है वंशागत का आणविक आधार। किस तरह से वंशागत का आणविक आधार होता है। जैसे अगर कहा जाए डीएनए, डीएनए ही क्या है, वंशागत का आणविक आधार है। अब डीएनए के माध्यम से ही जीन जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो आप इसको वैसे पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको पढ़ना है वंशागत का आणविक आधार। फिर विकास पढ़ना है आपको। नेक्स्ट अध्याय 7 जो दिया गया है, इसमें बताया गया है विकास या जिसे एवोल्यूशन कहा जाता है। अब पृथ्वी पर जीवों का विकास किस तरीके से हुआ। जैसे मानव का विकास कपी से हुआ ना, कपी से मानव का विकास हुआ। तमाम प्रकार के जीव एक दूसरे जीवों से विकसित होकर के ही उनका निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त प्रकार के जीव पाए जाते हैं सभी का एक दूसरे जीवों से विकास क्रिया के द्वारा धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। आप उसमें 11 में आपको बताया गया होगा, किस तरह कक्षाओं में भी रहा होगा। तो इस तरीके से आप पढ़ते आए हैं विकास के बारे में। इसके बाद हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताते रहेंगे किस तरीके से विकास हुआ जीवों का एक जीव से दूसरे जीवों में। फिर अगली यूनिट आपकी दी गई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, यूनिट 3। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसको, अध्याय 8 दिया गया मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसे तमाम प्रकार के जो जीवाणु पाए जाते हैं, विषाणु पाए जाते हैं, कवक पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से मानव में रोग होते हैं। अब इन रोगों ये रोग कैसे होते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। फिर आगे अगला अध्याय दिया गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति। ठीक, तो इसमें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे किस तरह से खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जा सके, कार्यनीतियां किस तरीके से बनाई जाए उसमें। ठीक है, उसके बाद अगला अध्याय दिया गया है अध्याय 10। इसमें बताया गया आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब इसमें बताया गया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आप जानते हैं, जैसे तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक, ये सब जो है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मानव के लिए हितकर हैं, लाभदायक हैं। जैसे आप दूध से दही बनना, सिरके का बनना, शराब बनाना और तमाम प्रकार के उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया है। तो आप इसके डिटेल में बताएंगे हम आपको किसके बारे में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव किस तरह के होते हैं, किस तरीके से सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। फिर अगली यूनिट दी गई चौथी जैव प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग। अब इसमें आपको बताया गया जैव प्रौद्योगिकी है क्या। जैसे किसी भी जीवों में परिवर्तन करना, जैसे कोई जीव है उसके जीवों में परिवर्तन करके उसे किसी दूसरे रूप में उपयोग किया जाए उसका, तो उसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी इसमें पहला अध्याय आपको पढ़ना है जो 11 है, अध्याय 11 में आपको जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम, हम किस तरीके से किसी डीएनए को या जीन को कट करके किसी दूसरी क्रिया के लिए उसको प्रदर्शित करें, उसका प्रयोग करके
उसका उपयोग करें। और जो 12वां चैप्टर दिया गया है, 12वां अध्याय जल प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग दिया गया। हम इसमें जानेंगे इसके बाद जल प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग के बारे में। अब इसके उपयोग में आप सीधा सीधा कर लेते हैं, एक दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं बीटी फसल। बीटी फसल में आपको बताइए कपास में बीटी रोग के बारे में, जैसे इसमें बैक्टीरिया बीटी जो होता है वो इस कपास के उत्पादन को प्रभावित करने का कार्य करता है। अब उसके लिए किस तरीके से इसको इसमें इंजेक्ट करा करके कपास के उत्पादन को बढ़ाएंगे, आपको डिटेल में बताया जाएगा जब हम पूरा चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। फिर आगे इसका दिया गया है पांचवी यूनिट। पांचवी यूनिट में बताया गया परिस्थिति एवं पर्यावरण। आपको जानते हैं परिस्थिति इकोसिस्टम जिसे कहा जाता है, परिस्थिति इकोलॉजी एवं पर्यावरण। अब इसमें आप देखेंगे इकोलॉजी एवं पर्यावरण में अध्याय 13 में बताया गया जीव तथा समष्टियां। अब इसमें बताया गया किस तरीके से सभी जीव एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक समष्टि में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। उसको आप पढ़ेंगे किसमें, जीव तथा समष्टि में। उसके बाद परितंत्र दिया गया है, 14वां अध्याय है। 14वें अध्याय में परितंत्र दिया गया। परितंत्र यानी इकोसिस्टम, इंग्लिश में से इकोसिस्टम कहा जाता है। किसी एक परितंत्र में, जैसे आप जानते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। अब तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जल में पाए जाने वाले जितने भी जलीय जीव होते हैं सबको पॉन्ड इकोसिस्टम में रखा जाता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिक तंत्र। अब वन पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें वन में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं सब वन पारिस्थितिक तंत्र में रखे जाते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। पिरामिड्स वगैरह जो सब दिए गए हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ जो दिया गया है, किस तरीके से ऊर्जा स्रोत दिया गया है, ये सारी चीजें आपको परितंत्र में बताई जाएंगी। फिर अगला दिया गया अध्याय 15। अध्याय 15 में आपको बताया गया विकास एवं संरक्षण। जैसे बहुत सारे जीव आप देख रहे हैं विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्तता के कगार पर हैं। किस तरीके से उनको बचाया जाए और उनको संरक्षित किया जाए, इसको आपको बताया जाएगा जैव विकास एवं संरक्षण में। तो लास्ट अध्याय जो आपका दिया गया 16वां, और इसमें बताया गया पर्यावरण के मुद्दे। तो आप जानते हैं पर्यावरण के मुद्दों में हो क्या सकता है, पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन तमाम प्रकार के प्रदूषण के बारे में किस तरीके से होते हैं, इनसे किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी पर्यावरण के मुद्दे में। पर फिर से आपको बता देते हैं तो जीव विज्ञान आपको बताया जाएगा कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसी को सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न जो होता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सबको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित किया गया। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यूपी बोर्ड को हिंदी में मीडियम में और सीबीएसई बोर्ड को इंग्लिश मीडियम में रखा गया है। तो इसमें आपको बताया गया फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, 5 यूनिटों में से बांटा गया है। और 5 यूनिटों को हम क्रम वाइज, इसके अंतर्गत जो अध्याय पाए गए हैं, चैप्टर्स पाए जाते हैं, क्रम वाइज आपको बताए जाएंगे। और इसके लिए आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाएंगे। जिस तरीके से हम वीडियो को बनाते जाएंगे, उसको अपलोड करते जाएंगे, तो आपको क्रम वाइज ये वीडियो आपको प्राप्त होता जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।